इसी पर हम चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। डॉक्टर राम श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो कि इंटरनेशनल अफेयर एक्सपर्ट हैं। राम श्रीवास्तव जी, बहुत इस्तकबाल है आपका सलाम टीवी में। और सबसे पहले यही आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो बातचीत हुई इस्लामाबाद में बेनतीजा साबित हुई। 21 घंटे तक ये बातचीत हुई लेकिन कोई हल नहीं निकल सका। अब आगे क्या हो सकता है? देखिए, ये जो बातचीत हुई, प्राइमरी बातचीत हुई, पहली मर्तबा इस तरह से ईरान और अमेरिका के लोग सामने बैठकर 21 घंटे तक उन्होंने चर्चा की। अमेरिका का रुख बिल्कुल सख्त था कि यूरेनियम जो आपके पास है उसको आप वापस कर दीजिए किसी दूसरे कंट्री के लिए, और निश्चित रूप से ये शर्त उनको सहमत नहीं थे। कारण ये था कि अभी तक जो ईरान की इमेज है उसमें हिजबुल्ला, हमास, हुटीज, ये सब जो है इनके प्रॉक्सी हैं और इन्होंने ही आतंकवाद की शरण देना शुरू किया है। और इस बात की कोई गारंटी नहीं है कि भविष्य में अगर इन्होंने एटम बम बना लिया तो उसका उपयोग इजराइल के अगेंस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो है तालिबान का जो एक फिलॉसफी है वो ये है कि यहूदियों को धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उनको जमीन से हटा देना चाहिए और जिहाद पर कर देना चाहिए। और यही एक कारण है कि ईरान इजराइल के लिए सबसे बड़ा खतरा ये इनकी ये फिलॉसफी है। धर्म के चश्मे के अंदर जो इस तरह की बात है आज के ज़माने में, जो 14वीं और 15वीं शताब्दी की थी, वो कोई मायने नहीं रखती है। और इसीलिए न्यूक्लियर आर्सेनल हटाना बहुत लाजमी है। और दूसरी कंडीशन ये, स्टेट ऑफ हार्मूज पर ईरान चाहता है कि वो टैक्स वसूल करे, क्योंकि उसका नुकसान जो हुआ है वो कहाँ से वसूल करेगा। यहाँ एक नई चीज पनप कर आ गई है, वो ये कि अमेरिका का वहां पर जो अस्तित्व है अरेबिक कंट्रीज में, वो प्रश्न चिन्ह बन गया है। अब अरेबिक कंट्रीज के लोग सोचने लगे हैं क्या अमेरिका ईरान से उनकी रक्षा कर पाएगा। शायद ये एक प्रश्न चिन्ह हो गया है। और दूसरी चीज ये है कि ताजा खबरों के अनुसार चाइना से हथियारों का जहाज लदकर ईरान की ओर आ चुका है। यद्यपि इसमें रूस की जो भूमिका है अमेरिका के हिसाब से फिलहाल ओपनली कुछ नहीं है, लेकिन हाँ, इस बात के पूरे संकेत हैं कि रूस भी परोक्ष रूप से ईरान को मदद कर रहा है। हालांकि मैदान में खुलकर कोई नहीं आ रहे हैं, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है इसका दुष्परिणाम पूरी दुनिया को भुगतना पड़ रहा है। इसीलिए नाटो के देशों ने अमेरिका के आह्वान पर अपनी जिज्ञासा बताई कि वो इसमें शामिल नहीं होंगे। जर्मनी भी है, आपका ब्रिटेन है, उसने क्लियर कट, स्पेन ने तो पहले दिन से ही मना किया था, ऑस्ट्रेलिया भी है। तो निश्चित रूप से इन सब लोगों ने मानवता के हित में दुनिया की आर्थिक अव्यवस्था ना फैले इसके लिए अमेरिका को कहा था कि वो इसके साथ शामिल नहीं होंगे। लेकिन जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि उनके मिलिट्री उद्देश्य पूरे हो गए, माने वो जीत गए। अब वो जीत गए, कौन कौन से लेवल पर जीते हैं ये तो अभी कहना मुश्किल है, लेकिन वार्ता यहाँ खत्म हुई है। मुझे पूरा विश्वास है अगली वार्ता जो है, जो वाशिंगटन में होगी इजराइल और लेबनान के बीच में, वो काफी महत्वपूर्ण होगी और वही आगे का निर्णय निर्धारित करेगी। कूटनीति में तो ऐसा लगता है कि असफल हो गई, लेकिन अंडर करेंट्स क्या चल रही हैं ये अभी हमको पता नहीं है। अभी यानी कि आप ये कह रहे हैं कि दोबारा भी बातचीत हो सकती है और दोबारा जो बातचीत होगी उसमें शायद कोई हल निकलकर सामने आ सकता है। लेकिन जो रुख है दोनों मुल्कों का वो काफी यहाँ पर सख्त दिखाई दे रहा है। अमेरिका भी बात मानने को तैयार नहीं है और ईरान ने तो ये साफ कहा है कि अमेरिका की जो शर्तें हैं वो काफी सख्त हैं, हम कैसे मान सकते हैं? बिल्कुल सही है, अमेरिका की सख्त शर्तें अपनी जगह हैं, उनके अपने कारण हैं और ईरान की अपनी मजबूरियां हैं। लेकिन ईरान को ये नहीं भूलना चाहिए कि अमेरिका जो सुपर पावर है उसने अभी जितना विनाश किया है, करीब 29,000 जगहों पर उसने सीधा बम्बार्डिंग किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर कितना खत्म हो गया है। हालांकि ईरान की तैयारी थी, उन्होंने अपनी पॉपुलेशन को, सिविलियंस को सुरंगों में, खंदकों में भेज दिया था, लेकिन जनहानि तो हुई है। यानी यूं मानकर चलिए कि ईरान कम से कम 50 साल पीछे चला गया है प्रोग्रेस के मामले में। इतने साधन कहाँ से लाएगा? ईरान की एक जो मांग थी, उनकी संपत्ति जो उन्होंने जब्त कर रखी है नाटो के देशों ने और अमेरिका ने, उसको खोला जाए।
और दूसरा ये था कि उस पर लगे हुए सभी आर्थिक प्रतिबंध खत्म किए जाएं। तीसरा, हार्मोज पर वो अपना अधिकार को जी डिक्लेयर जी। करे जिससे वो वसूली कर सके। ये सब चीजें अमेरिका को इसलिए मंजूर नहीं थी क्योंकि अगर ये सब बातें मान ली जाती तो इस बात की क्या गारंटी थी कि ईरान भविष्य में एटम बम नहीं बनाएगा, उसका उपयोग इजराइल पर नहीं करेगा। हम्म। और एक तरह से ईरान की बड़ी जीत अपने आप में वो डिक्लेयर करते। अभी तो अमेरिका अपनी जीत डिक्लेयर कर रहा है और सामने दिख भी रहा है। अमेरिका का तो क्या नुकसान हुआ, सिर्फ उसकी जी जो जी। हथियार है उन्हीं का हम्म। उपयोग हुआ है ना। वो हथियारों की फैक्ट्री तो दिन रात बनती रहती है। अमेरिका तो काफी एडवांस कंट्री है इस मामले में। तो हम्म। हथियारों के मामले में तो ईरान जीत नहीं सकता है। हम्म। रहा सवाल ये कि छुटपुट दो चार घटनाओं के आधार पर अगर एक आध दो प्लेन गिरा दिए तो इसका आधार ये थोड़ी है कि आप जी युद्ध जी। जीत गए। लेकिन दो चीजें अपनी जगह खास हैं। पहली चीज तो ये, जो एयर सुपीरियरिटी है वो अमेरिका की नंबर 1 है पूरी दुनिया में। दूसरी हम्म। जो खास चीज है कि ग्राउंड सुपीरियरिटी ईरान की आईआरजीसी की जितनी है वो अभी पूरी तरह से पता नहीं है। लेकिन ये अनुमान था कि जैसे ही अली खोमनाई की डेथ हो जाएगी हम्म। ईरान घुटने टेक देगा। उसने नहीं टेके, रिटेलिएट किया। इससे हम्म। उसकी ताकत और उसकी जो सैनिक तो नहीं कहेंगे हम्म। लेकिन हाँ उसकी जो राजनीतिक बिल्कुल। एबिलिटी है वो हम्म। काफी स्ट्रांग नजर आई। बिल्कुल, जैसे कि और आपने यही कहा एक कि अब कारण है। ईरान को काफी नुकसान हुआ है इस दौरान, लेकिन फिर भी देखिए ईरान पीछे हटने को किसी भी कीमत पर यहाँ तैयार नहीं है उस नुकसान के बावजूद भी। और वो डटा हुआ है, अपनी शर्तों पर कायम है, और अगर शर्तें पूरी नहीं होंगी तो सीज फायर नहीं होगा। लेकिन जो अभी सीज फायर हुआ था ये 15 दिन का, क्या ये बरकरार रह पाएगा जिस तरह से तलखी दोनों मुल्कों के बीच में अभी देखने को मिल रही है? ये जो फौज है ये दोनों तरफ अपनी अपनी तैयारियां, सैनिक तैयारी भी करेंगे, कूटनीतिक तैयारी भी करेंगे, आपस में सलाह मशवरा भी करेंगे। इसीलिए मैं नहीं समझता कि ये वार्ता पूरी तरह से विफल हो गई है। हालांकि दिख ये रहा है कि ये वार्ता टूट गई है और लोगों में अनिश्चितता बन गई है कि अब क्या होगा। अब क्या होगा एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। क्या अमेरिका फिर से हमला कर देगा? हाँ, कर सकता जी है, जी। लेकिन उसको रिटेलिएशन वही झेलना पड़ेगा। लेकिन इस वक्त जो है, देखिए ईरान की जो सबसे बड़ी खासियत ये थी कि इसके पहले जितने भी युद्ध हुए उनमें किसी युद्ध में आयरन डोम जो उनका हवाई सुरक्षा का जो इक्विपमेंट था उसको किसी ने धोखा नहीं दिया। लेकिन ईरान ने सैकड़ों की तादाद में ड्रोनों को उड़ाकर, अब एक ड्रोन की कीमत तो कोई ज्यादा होती नहीं है लेकिन एक मिसाइल की कीमत तो बहुत ज्यादा होती है। इसराइल इसके लिए तैयार नहीं था। एंटी ड्रोन डिवाइसेज उसके पास नहीं थी, जैसे भारत ने अपना आकाशदीप तैयार कर लिया है। तो ये एक उसकी सुपीरियरिटी इस मामले में तो है कि तोड़ ढूंढने में वो एक्सपर्ट है। एक साथ बहुत सारे ड्रोन को भेजकर उन्होंने आयरन ड्रोन को बर्बाद कर दिया एक तरह से देखा जाए। अब जो है ईरान के पास ऐसी समाचार आ रहे हैं, चाइना अपने एंटी एयरक्राफ्ट सिस्टम और ड्रोन्स वगैरह की डिटेक्शन के इक्विपमेंट यहाँ भेज रहा है। अब क्या भेज रहा है, कैसे भेज रहा है, इससे तो ये पता लगता है चाइना चाहता है कि ये युद्ध भड़के और आगे बढ़े, जिससे कि वो एक प्रयोगशाला में ये देख सकें कि अमेरिका के पास कौन से हथियार हैं और उसके कौन कौन से हथियार उनको कारगर सिद्ध हो सकते हैं। ये एक्सपेरिमेंटेशन जो होगा वो काफी खतरनाक हो सकता है, क्योंकि 99% इस बात की गारंटी है कि अमेरिका किसी भी सूरत में ईरान के ऊपर न्यूक्लियर आर्सेनल का उपयोग नहीं करेगा जैसा ट्रंप ने कहा है। लेकिन 1% वो अल्टरनेटिव उन्होंने छोड़ा नहीं है, वो अपनी जगह है। ईरान को ये नहीं भूलना चाहिए कि जो अमेरिका तिल जाता है तो पर्ल हार्बर की घटना से उसने अपना आत्म नियंत्रण खोकर हिरोशिमा नागासाकी पर एटम बम फोड़े थे। कहीं ऐसा ना हो जाए ईरान की जिद के कारण
ईरान के जो कूटनीतिक लोग हैं या वहाँ के जो डिसीजन मेकिंग अथॉरिटीज है, उनकी अकड़ के कारण, उनके थोड़े आत्मविश्वास अधिक होने के कारण कहीं ऐसा ना हो जो 1% पॉसिबिलिटी अमेरिका की है और उन्होंने किसी न्यूक्लियर बम का उपयोग किया, तो ये बात तो सही है कि ईरान जो है पाषाण युग में पहुंच सकता है। उस चीज को देखते हुए, मानवता के हित में देखते हुए, पूरी दुनिया के आर्थिक संकट से उबारने के लिए ईरान के राजनेताओं को थोड़ा समझदारी से काम करना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है अगली जो भी वार्ताएं होंगी, ऐसी पहली दूसरी वार्ताएं तो अक्सर असफल होती रहती हैं, लेकिन फाइनली एक ना एक नतीजे पर पहुंच जाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। बिल्कुल। देखिए 21 घंटे तक ये बातचीत हुई है, इस दौरान तमाम जो शर्तें थी वो दोनों ही मुल्कों ने रखी होंगी यहाँ पर। अब अपनी अपनी क्या लगता है आपको कि एक राय कायम क्यों नहीं हो पा रही है? यही सोचकर दोनों मुल्क आए थे कि हमें एक राय बनानी है, इसको लेकर डील फाइनल करनी है, लेकिन नहीं हो पाई। क्यों? अपनी बात पर टिके रहना ये एक बड़ी वजह है, क्योंकि अगर आपको एक साथ मिलकर चलना है तो थोड़ा थोड़ा पीछे दोनों को ही हटना होगा। बिल्कुल सही बात है। जब समझौता फाइनल होता है तो निश्चित रूप से पहले दौर में जो चर्चाएं होती हैं, सब अपने अपने राजनीतिक या जो भी मन के अंदर की भावनाएं हैं वो सामने रख देते हैं और उनके अपने अपने कारण होते हैं। अमेरिका के जो कारण है वो अपनी जगह वाजिब है, ईरान के जो कारण है वो अपनी जगह वाजिब है। ईरान का ये कहना कि युद्ध आपने शुरू किया था, खत्म करेंगे। खत्म कैसे करेंगे भाई? क्या करेंगे आप? यही करेंगे कि अभी जो है हजारों लोग मरे हैं, अब जो है लाखों करोड़ों लोगों को मारना चाहते हैं आप क्या? आपकी नजर में जो एक आम नागरिक है, औरतें हैं, बच्चे हैं, उनकी जीवन की कोई आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या? उनका महत्व नहीं है क्या? इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि दोनों देशों को सोच समझकर आगे राजनीतिक हल निकालना चाहिए। हमारे प्रधानमंत्री ने तो पुतिन से कह दिया था, आज का समय युद्ध का नहीं है, युद्ध से किसी समस्या का समाधान नहीं हो सकता है, इसलिए डिप्लोमेसी और डायलॉग टेबल पर बैठकर उसका निर्धारण करना चाहिए। अगर इस सिद्धांत को आज भी अगर अमेरिका और ईरान महत्व दें तो निश्चित रूप से इसका समाधान निकलेगा। पर अभी पहली वार्ता जो हुई है सबके विचार में तो ये असफल रही, स्वयं जेडी वेंस ने भी कहा है। पर मुझे पूरा यकीन है इससे एक नींव तो रखी गई, एक विंडो तो खुली जिसमें आपस में एक दूसरे से चेहरा देखकर बात कर रहे हैं। और अगली जो मुलाकात होगी निश्चित होगी और करना पड़ेगी। या तो देखिए, जब कभी भी युद्ध होते हैं तो एक तो परिणाम होता है, या तो कोई हारता है या कोई जीतता है। ऐसी स्थिति तो आज तो नहीं है, ना तो ईरान टोटली हारा है ना अमेरिका टोटली जीता है। हालांकि ट्रम्प साहब तो कह रहे हैं कि उनका जो मिशन था, उनका जो उद्देश्य था, उसके हिसाब से वो जीत गए, उन्होंने ईरान की कमर तोड़ दी और देखा जाए तो बहुत हद तक वो सही भी हैं। लेकिन ईरान की जो जिद है, जो उसकी अपने ओवर कॉन्फिडेंस है, किस पर? IRGC पर, गुरिल्ला युद्ध पर, वो एक लंबे समय की बात है। वो अफगानिस्तान में सही हो सकती थी, आपके वियतनाम में सही हो सकती थी, लेकिन आज की तारीख में एडवांस्ड वार टेक्नोलॉजी के चलते हुए मेरा ख्याल है वो फार्मूला बेकार है। आज तो हकीकत ये है कि अगर आपको चारों तरफ से घेर कर अगर पूरी तरह से बम्बार्डिंग करके और फिर आर्मी को उतारा जाएगा तो ये माना कि दूसरे पक्ष के लोगों की भी जनहानि बहुत होगी, पर गुरिल्ला युद्ध से भी निपटने के लिए पर्याप्त एडवांस टेक्नोलॉजी आज अमेरिकन फोर्सेस के पास हैं। और यही एक कारण है कि देखिए अपने एक पायलट को कैसे उठा कर ले गए, वो दुश्मनों के बीच में थे, उनको दूसरी जगह भटका दिया। इसलिए उसकी शक्ति को कम आंकना ये कोई अच्छी चीज नहीं। बहादुरी पना बताना, अनावश्यक रूप से अपने बल का इजहार करना कि हम तो उसके सामने घुटने टेक नहीं सकते हैं। अरे जिस दिन वो डिटरमिन्ड हो जाएगा तो सही बात है, जो 1% पॉसिबिलिटी न्यूक्लियर आर्म्स की है वो अगर उपयोग में ले आए तो आप कुछ भी नहीं बचेंगे। उस दृश्य को बचाने के लिए, देखने के लिए, अपने देश की सुरक्षा के लिए उनको कुछ कदम पीछे हटना चाहिए। यूरेनियम एनरिच अगर उनके पास 60% है तो उसका विश्वास दिलाना पड़ेगा
इस बात का भी विश्वास दिलाना पड़ेगा, गारंटी देना पड़ेगी कि भविष्य में वो इस तरह से प्रॉक्सीज को नहीं पालेंगे, आतंकवादियों को नहीं पालेंगे, क्योंकि आतंकवाद का जन्म स्थान कहाँ है? पाकिस्तान है। पाल पोस कौन रहा है? ईरान। पूरी दुनिया में कौन फैला रहा है? हिजबुल्लाह, हूती, हमास। इन सब लोगों का जड़ अगर कहीं है तो वो इशारा यहाँ मिल गया है। अभी आप इस मीटिंग में इस तरह के देखिए, इस मीटिंग में हमने देखा राम श्रीवास्तव जी, पाकिस्तान में ये मीटिंग हुई, बातचीत हुई और पाकिस्तान ने अपील भी की यहाँ पर दोनों ही मुल्कों से कि आप सीज फायर की जो डेडलाइन है उसे बढ़ा दीजिए, लेकिन दोनों ने ही यहाँ पर इनकार कर दिया। तो यहाँ कोशिश तो पाकिस्तान की तरफ से की गई, लेकिन जो ईरान और अमेरिका है वो अपनी बात पर पूरी तरह डटे हुए हैं। देखिए, ईरान की अब पूरी ताकत ये रहेगी कि पाकिस्तान के जो परमाणु हथियार हैं उनको उपयोग वो कर सके, जो कि पाकिस्तान के लिए एक यूं मानकर चलिए मौत का पैगाम होगा। अभी अमेरिका थोड़ा बहुत उनकी पीठ थपथपा रहा है। 1 अरब 30 करोड़ डॉलर भी उन्होंने अनुदान में दिए, जिसके 50% कमीशन खाकर उन्होंने जो अमेरिका के दामाद हैं उनकी क्रिप्टो करेंसी में जमा कर दिए, ऐसे समाचार आ रहे हैं। तो भविष्य में भी अगर देखा जाए तो ये जो युद्ध हुआ है ये शुद्ध व्यापारिक अचीवमेंट के लिए हुआ है, लेकिन इससे पूरी दुनिया का व्यापार ठप पड़ गया है। अगर आप 28 मार्च वाली कहानी यथावत रखते, फरवरी वाली कहानी यथावत रखते, तो आज ये स्थिति नहीं होती। आज स्वयं अमेरिका में भी कीमतें बढ़ती चली जा रही हैं, नाटो के देश भी परेशान हो रहे हैं, कई देश जो है ऊर्जा के लिए बहुत तंग हालत में आ चुके हैं। भारत तो चूंकि समझदार था, यहाँ के कूटनीतिज्ञों का, राजनीतिज्ञों का, ब्यूरोक्रेट्स का विजन बहुत फ्यूचर के लिए था, इसलिए उन्होंने विपुल मात्रा में तेल और अनाज और खाद्यान्न का सबका भंडार कर रखा है। इसलिए हमको अगले 3-4 महीने तक कोई तकलीफ नहीं हो सकती और निश्चित रूप से इस युद्ध का निराकरण अगले 1 महीने में तो हर हालत में हो जाना चाहिए। पहली मीटिंग को असफल सब कह रहे हैं, लेकिन मेरे विचार में ये बहुत सफल है, क्योंकि कम से कम एक दूसरे से हाथ मिलाकर दुआ सलाम तो किया है, और दुआ सलाम किया है तो आगे ये सलाम टीवी के दर्शकों की जो एक सद्भावना पहुंचेगी, उसका कुछ ना कुछ तो असर होगा और उन सब लोगों के हित में उनको निश्चित रूप से एक आम समझौते पर पहुंचना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन राम श्रीवास्तव जी, जब ये सीज फायर की खबर आई थी, खुशी की लहर थी कि हाँ अब जो दिक्कतें पूरे दुनिया में, हम कहें तो गलत नहीं होगा, देखने को मिल रही थी इस जंग की वजह से, वो अब ठीक हो सकती हैं। लेकिन अब जब बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकलकर सामने आया है, तो क्या और आने वाले दिनों में हालात बिगड़ सकते हैं और जो परेशानी हम पिछले दिनों देख रहे थे 40 दिन तक जब तक जंग हुई, एक बार फिर से हमारे सामने आ सकती है? देखिए, बहुत सिंपल सी चीज है। मैंने कभी बचपन में अपने स्कूल के समय एक कहानी पढ़ी थी, उसका टाइटल था गॉड डज एवरीथिंग फॉर अवर गुड। यानी अल्लाह ताला जो भी करता है, अच्छा करता है, बुरा करता है, अपने आगे आने वाले भविष्य की अच्छाई के लिए करता है। तो फिलहाल हमको निराश होने की आवश्यकता नहीं है। इस सब घमापेश में आप देखिएगा एक चीज तो सिद्ध हो गई है कि पूरी दुनिया में जितने भी अपने आप को इस्लामिक कंट्रीज कहते हैं, उसमें खाड़ी के देश जिनको ये माना जाता स्वर्ग है धरती पर, वो भी कितने बड़े संकट में आ गए। लेकिन इस सब संकटों में सबसे सुरक्षित देश अगर मुस्लिम उम्मा के लिए है तो कौन सी है? हिंदुस्तान है, भारत है। भारत जितना सुरक्षित देश, यहाँ किसी तरह का किसी जातिवाद का भेदभाव नहीं होता। ये थोड़ी बहुत जो आतंकवादी हरकतें होती है पाकिस्तान की नादानी के कारण होती है। पाकिस्तान ने अपने स्लीपर सेल जो छोड़ रखे हैं और उसका मुंह तोड़ जवाब ऑपरेशन सिंदूर में 1.0 में दे दिया गया है। लेकिन आगे अगर उसने हरकत की तो सिंदूर ऑपरेशन 2.0 के बाद तो नक्शे में ढूंढना मुश्किल हो जाएगा पाकिस्तान कहाँ है, क्योंकि वो एक बिल्कुल आप यूं मान कर चलिए दिवालिया देश बन चुका है। अभी जो इतनी खुशामदें कर रहा है, इतना मक्खन लगा रहा है, इतना इवेंट मैनेजमेंट का काम कर रहा है, लोगों को बुलाकर खातेदारी कर रहा है। शहबाज मियाँ जो हैं वहां जा रहे हैं आपके सऊदी अरब, वो इसलिए जा रहे हैं, कोई समझौता कराने नहीं जा रहे। वो कह रहे हैं 21 अप्रैल के पहले जो $3 अरब
जो कर्ज इनको दिया हुआ है वो मेहरबानी करके रोल ऑन कर दीजिए, क्योंकि पाकिस्तान की हालत इस समय इतनी खस्ता है कि दुनिया के सबसे गरीब देशों बिल्कुल। में। देखिए अब इस बातचीत में तो देखिए कोई नतीजा नहीं निकल कर सामने आ पाया है। अब जब दूसरे दौर की बातचीत होती है, क्या वो पॉजिटिव रहती है, ये बहुत अहम होगा यहाँ पर और वक्त के साथ साफ होगा। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।